नमस्कार। अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का सुबह 9 बजे की क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। जो 2020 मेंस का ये सीरीज शुरू हुआ उसमें हम लोग इकाई 2 भारत का भूगोल शुरू किए थे और आज का हमारा टॉपिक है अरावली की धरातलीय संरचना। इस धरातलीय संरचना को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक प्री के हिसाब से, दूसरा मेंस के हिसाब से। तो आपको पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने कुछ डायमेंशंस बनाए हैं आपका समय बचाने के लिए, जिससे कि ये क्लास छोटा रहे और जल्दी से आपके पास वो मटेरियल पहुंच जाए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? परिचय, प्री से रिलेटेड है, निर्माण की प्रक्रिया, इस ये बैकबोन है क्लास का। मेंस का क्लास होगा, जो बच्चे मेंस कर रहे हैं वो लास्ट तक इसको देखेंगे। विस्तार, फिर विशेषताएं, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी गौड़ पहाड़ियां आती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कितने दर्रे हैं, कौन कौन से पठार हैं, ये सब इतना डिटेल में पढ़ने के पीछे का कारण, क्योंकि हेडिंग है अरावली की धरातलीय संरचना। तो मेंस हम बहुत डिटेल में लेके जाएंगे और 2020 ये स्पष्ट करता है कि आप गुणवत्ता के साथ पढ़ के आइए। फिर हम महत्व तो समझेंगे, इसका क्या महत्व है, फिर अपरदन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर अरावली कटाव हो रहा है तो उसका कोई तो प्रभाव होगा, अच्छा बुरा। अपरदन के क्या कारण है वो समझाना है। कोई विवाद है क्या इससे रिलेटेड, वो भी समझना है। अगर विवाद है तो समाधान क्या होगा। लास्ट के ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ये पूरी तरह से मेंस से संबंधित है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं प्री से संबंधित फैक्टों की। जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं वो शुरू के 10-5 मिनट क्लास देख लें, आपका काम हो जाएगा। मेंस वाले बच्चे अंत तक रुकेंगे और पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे। चलिए परिचय में देखते हैं। देखिए बहुत जल्दी जल्दी फैक्ट बोल दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए। ये सब चीजें पढ़ाता नहीं हूँ मोस्टली, लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ। परिचय में देखते हैं क्या क्या कितने पॉइंट है, क्या परिचय है। पहला कि सर अरावली का नाम का अर्थ क्या है। तो अरावली संस्कृत भाषा शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है लाइन ऑफ पीक्स, मतलब चोटियों की एक श्रृंखला। अरावली का यह अर्थ है जो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा, किस प्रकार का पर्वत है अरावली। ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, बलित पर्वत है। तो वास्तव में ये बलित पर्वत का उदाहरण है, हम लोगों ने कल सीखा था। चूंकि यह बहुत पुराना बलित पर्वत है इसलिए आप स्पष्ट बोलोगे प्राचीनतम बलित पर्वत। वर्तमान में इसमें कटाव छटाव भी हो गया है, तो जो पर्वत कट जाए छट जाए उसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट, रेजिडुअल। तो उत्तर आया प्राचीनतम अवशिष्ट बलित पर्वत है दुनिया का ये। तो किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट बलित पर्वत है हमारा अरावली। किस प्रकार की आकृति का है, तो इस आकृति को मैं दो प्रकार से समझाऊंगा। एक तो यह एक वाद्य यंत्र से मिलता है। वाद्य यंत्र मतलब हारमोनिया एक वाद्य यंत्र है, बांसुरी एक वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार से किसी एक वाद्य यंत्र से इसकी आकृति मिलती है। दूसरा, हमारे शरीर के एक अंग से भी इसका मिलाप होता है, वैसा लगता है। तो पहले देखते हैं कि इसकी आकृति किस प्रकार के वाद्य यंत्र से मिलती है। आपने नाम सुना होगा तानपुरा, नहीं सुना। तंदूरा, नहीं सुना। अरे सुना क्या, अरे तुम लोगों ने तानपुरा या तंदूरा नहीं सुना। सितार सुना है, वीणा सुना है। वीणा ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, मुझे बताओ जरा। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो वास्तव में ये जो हमारा अरावली है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, तानपुरा के समान। तो ये जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है तानपुरा या तंदूरा। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, दक्षिण वाला अरावली का, ये पंखाकार है। कैसा है ये, पंखाकार है। और जबकि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नॉर्थ में दिख रहा है, ये भेड़ के पीठ नुमा है। तो अगर पूछेगा अरावली का उत्तरी हिस्सा कैसा दिखाई देता है, भेड़ के पीठ नुमा। दक्षिणी हिस्सा कैसा दिखाई देता है, पंखाकार। पूरा अरावली किस वाद्य यंत्र से मिलता है, तानपुरा से। अच्छा, हमारे शरीर के किस अंग से इसकी आकृति मिलती है, तो कान, दोनों कान दिख रहे हैं ना, इस प्रकार का दिखता है, इसलिए कर्णवत है। हमारे शरीर से मिलने जुलने के नाम से कैसे कहते हैं इसे, कर्णवत प्रकृति का हमें दिखाई देता है, आकृति का हमें दिखाई देता है। कौन, अरावली। चलिए अगला प्रश्न है, सर अरावली का केवल अरावली नाम है या इसके और भी कई अन्य नाम रखे गए हैं। अरावली के कई सारे नाम हैं। पहला खुद अरावली, दूसरा आडावाला, तीसरा अर्बुदा, चौथा मेरू, पांचवा सुमेरु, छठवा परिपत्र। ये सब नाम किसके हैं, अरावली के हैं।
अरावली, आड़ावाला, सुमेरु, मेरु, परिपथ, अर्बुदा, ये सब किसके नाम हैं? ये हमारे नाम है किसके? अरावली के। अगला ये पॉइंट आता है कि सर इसकी तुलना विश्व के किस पर्वत श्रेणी से कर सकते हैं हम लोग? तो वास्तव में इसकी तुलना अपलेशियन क्रम के पर्वतों से की जाती है अगर आपको करना है तो, पर ये तुलना पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। पर ऑप्शन में आए किस पर्वत श्रेणी या क्रम के पर्वतों से इसकी तुलना होगी, तो अपलेशियन या न्यू इंग्लैंड रेंज क्रम के पर्वतों से इसकी तुलना की जा सकती है। तो ये तो हमारा हो गया मोटा मोटा परिचय। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि फैक्ट की क्लास है और फैक्ट ना मुझे पढ़ने में मजा आता है ना पढ़ाने में। तो वो बच्चे जो पिली कर रहे हैं वो सुन लें, 10 मिनट क्लास है, आराम से ऐश करो, इससे ज्यादा अरावली में कुछ नहीं आएगा। चलिए हाथों हाथ हम लोग विस्तार की बात भी कर लेते हैं। तो ये जो निर्माण दिख रहा है आपको, इसकी क्लास अब मेंस की शुरू होगी, तो पहले फैक्ट वाली क्लास और कर लेते हैं। निर्माण में विस्तार क्या है? तो विस्तार में कुछ ऐसे समझना आप लोग कि ये हमारा भारत है, ये गुजरात, तो हमें मालूम ये पश्चिम में है। अगर मैं ये लाइन खींचू ऐसे, तो ये लाइन वास्तव में दक्षिण पश्चिम से शुरू हुई है, इतना तो हमें दिशा का ज्ञान होगा, और गई कहां है? उत्तर पूर्व की दिशा में। तो ये जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व लाइन गई है, यही वास्तव में अरावली है। यह कुल 800 किलोमीटर लंबा है, जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और दिल्ली के वजीराबाद तक हमें प्राप्त होगा। कई जगह अलग अलग मिलेगा, वजीराबाद, मजनू का टीला, JNU इत्यादि जगह मिलती है। आप दिल्ली याद रख लो, बात खत्म हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 800 किलोमीटर। किस दिशा में फैला है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला और समझना इस चीज के लिए, इस अरावली की 3 श्रेणियां हो जाएंगी। दक्षिण वाला जो टुकड़ा होगा इसे कहते हैं जरगा श्रेणी, जो बीच वाला है इसे कहते हैं हर्षनाद श्रेणी, और जो ऊपर वाला इसे कहते हैं रियालो श्रेणी। ये फैक्ट की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे कि अरावली जो 800 किलोमीटर है, उसको जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसे जरगा, बीच वाला हिस्सा उसे हर्षनाद और ऊपर वाला है उसे रियालो कहते हैं। ये जो आपको हर्षनाद श्रेणी दिख रही है, इसमें 3 खाने मिलेंगी। खान समझते हो? माइंस, जैसे जावर खाइन, मकराना खान और खेतड़ी की खान। जावर, मकराना और खेतड़ी, हमें मालूम है खेतड़ी और जावर मकराना क्यों प्रसिद्ध है। और दूसरा, ये किस श्रेणी संबंधित है? हर्षनाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? हर्षनाद। एक बार सुन लो, जावर जस्ता के लिए है, मकराना संगमरमर के लिए और खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी के राजा ने ही स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी, ऐसा कुछ कहानी है। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा कर हो रही है तुम लोग। तो ये हमारा मोटा मोटा अभी सिर्फ परिचय चल रहा है, फैक्ट चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट के लिए परेशान नहीं होना है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि जरगा श्रेणी क्या है, हर्षनाद श्रेणी क्या है और किस श्रेणी में ये जो खान हमने बताई वो स्थित है। अब अगला ये प्रश्न है कि जो भारत से हम लोग ऐसे खींचे हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो ध्यान से सुनना, दक्षिण पश्चिम से जब आप उत्तर पूर्व की ओर जाओगे तो अरावली की ऊंचाई में कमी आती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुजरात से दिल्ली की ओर जाओगे तो अरावली की ऊंचाई में बिल्कुल स्वतः ही कमी आएगी, या निश्चिंत रहिए। इसकी औसत ऊंचाई कितनी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है? 300 से लेकर 900 मीटर तक औसत ऊंचाई का मतलब, अगर दिल्ली में जाओगे तो ऊंचाई कम होगी और नीचे सिरोही जिले राजस्थान में आओगे तो ऊंचाई अधिक प्राप्त होती है हमको। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाते समय ऊंचाई में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। अरावली का दक्षिणी हिस्सा कैसा दिखाई देता है? पंखाकार। और उत्तरी हिस्सा कैसा दिखाई देता है? भीड़ के पेट नुमा आकार। पूरा कैसा दिखाई देता है? तानपुरा के समान। और किस शरीर कहेंगे? कर्णवत प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न ये है कि अरावली कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो अगर मैं ऐसे इसको अरावली बनाऊं तो नीचे है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है हरियाणा और फिर है तुम्हारा दिल्ली। तो वास्तव में 3 राज्य हैं, वास्तव में 3 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रश्न आप फंस सकते हो, वो कहते कुल कितने राज्य? तो 4। कितने राज्य? तो 3। अगर ऑप्शन में 4 का ऑप्शन नहीं है तो समझना इस चीज को, क्योंकि एक तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो किसमें है? राजस्थान में। राजस्थान में लगभग यह 80% तक फैली हुई है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% कवर करती है, ये समझिए आप। और जनसंख्या का लगभग 10% यहाँ पर निवास करता है। तो ये जो तुम्हें 80% राजस्थान में फैली हुई है, वास्तव में राजस्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। राजस्थान के सबसे दक्षिण में जिला है सिरोही,
इसका मतलब है अरावली राजस्थान के किस जिले से एंटर करती है? सिरोही से। और एग्जिट किस जिले से करेगी? झुंझुनू से। एग्जिट किससे करती है? झुंझुनू से। इंटर कहां से करी? सिरोही से। और एग्जिट किससे कर रही है? झुंझुनू से। राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर निकल रही है? तो राजस्थान के कुल 12 जिलों से होकर निकलती है ये। कौन? अरावली। इन 12 जिलों के 3 टुकड़े कर दो। कैसे 3 टुकड़े करोगे आप लोग? जरा इस मैप में देखना, अगर समझदार हो तो। ये राजस्थान है, ये ऐसे टुकड़े कर दो। ये है ये नीचे वाला, ये है दक्षिणी राजस्थान, ये वाला मध्य राजस्थान, ये वाला उत्तरी राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान में 4 जिले आते हैं। कितने? 4। कौन कौन सा? सिरोही। सिरोही जिला आपको इसलिए याद रखना है कि माउंट आबू सिरोही जिले में है, और माउंट आबू के ही ऊपर तुम्हारी है गुरु शिखर, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है। किसकी? अरावली की। किस जिले में? सिरोही जिले में। तो सिरोही के बाद मिलेगा राजसमंद, राजसमंद के बाद है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद है उदयपुर। तो इसका मतलब है अरावली जो राजस्थान का दक्षिणी जो क्षेत्र है उसके 4 जिलों में फैली हुई है। वहीं मध्य में आते हैं तो मध्य में आपको मिलता है सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर। ये मध्य क्षेत्र में फैली हुई है। जबकि उत्तरी क्षेत्र में जयपुर का पूरा संभाग, जिसमें 5 जिले आते हैं। इस प्रकार से कुल 12 जिलों में हमारी जो अरावली की श्रेणी है वो पूरी तरह से विस्तृत हुई है। और हमारे क्षेत्र का प्रश्न नहीं है, लेकिन हम मेंस में अगर डालते हैं और अगर निबंध लिखने के लिए आ जाए तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए इस चीज से संबंधित। तो ये मैं मानता हूं कि विस्तार से संबंधित जो हमारी मोटी मोटी क्लास थी वो समझ में आ गई। कुछ और चीजें हैं वो समझना आप लोग, कि जो अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। परिचय में ही बता रहा हूँ सब चीजें। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। इसी अरावली में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जो बिमल शाह ने बनाए थे। यह माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू का मतलब है जो अरावली का दक्षिण वाला श्रेणी था, जरगा श्रेणी, उसी से संबंधित है माउंट आबू, जरगा श्रेणी से। तो जरगा श्रेणी से ही संबंधित गुरु शिखर है हमारा। तो ये मोटा मोटा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब आके थोड़ा समझते हैं इसमें। देखिए अब हमारी जो क्लास होगी वो निर्माण से संबंधित क्लास होगी। अब इस निर्माण की क्लास को मेंस की दृष्टि से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जिन बच्चों का प्री से संबंधित कॉन्सेप्ट थे वो मैंने दे दिए हैं, अब आराम कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा पूछने वाली बातें नहीं है। चलो जरा निर्माण के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट होगा, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। चलिए मान लो एक कोई पर्वत इस प्रकार से निर्मित हुआ। समझना, ये मैं बोल रहा हूं ये तकनीकी रूप से गलत है। आप इसको मानो कि हाँ शायद ऐसे हुआ होगा। मतलब पहले ये नंबर 1 तैयार हुआ, फिर ये नंबर 2 तैयार हुआ, फिर ये नंबर 3 तैयार हुआ। भाई समय लगा होगा बनने में, ऐसा तो है नहीं है कि वो पूरी सब्जी और एक बार में बन गया। करोड़ों साल का प्रोसेस है ये। तो मैंने क्या किया, जो नंबर 1 था उसको नीचे लिख दिया। ये पूरा दिख रहा है, ये नंबर 1 यहां बना दिया समझाने के लिए। फिर थोड़ा गैप देखे, यहाँ तो कोई गैप नहीं है लेकिन समझाने के लिए हमने गैप दिया। नंबर 2 ये रहा और नंबर 3 ये रहा। अब एक नंबर 1 का देखिए, हमने नंबर 1 के 2 टुकड़े किए, नीचे वाला ए ऊपर वाला बी। ऐसे नंबर 2 के फिर 3 टुकड़े, ए बी और सी, और 3 के भी हमने ए बी और सी। तो वास्तव में जो आपको दिखेंगे इसमें तो कई सारे लेयर दिख रहे हैं। सर हमें बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि यदि मैं ऊपर से खोदना शुरू करूं तो इसमें पहले एक लेयर निकलेगा। ये सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है, यहां देख के बताओ जल्दी, सी है। फिर खोदूंगा तो अब क्या निकलेगी, बी, फिर निकलेगा ए। कौन सी वाली लेयर खत्म हो गई हमारी, सब तीसरे नंबर की लेयर हम लोगों ने खोद डाली। ये लो इतना बचा। फिर इसमें भी कितनी लेयर थी, 3 लेयर, ए बी सी, इसको भी खोद डाला। ये लो अब बचा है केवल कौन सा वाला, नंबर 1। इसकी कितनी लेयर है, 2, ऊपर वाला बी और नीचे वाला ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बी को हटा दूं अब कौन बचा है, ए। तो इसका मतलब है ए जो लेयर है यही ऊपर के सभी लेयरों का आधार रहा होगा। अरावली के साथ यही हुआ।
जब अरावली बन रहा था तो ये जो आधार है, जहां मैंने ए लिखा है, इस आधार को मैंने नाम दिया आर्कियन चट्टान। अब जो बच्चे कल की क्लास नहीं किए हैं उनके फेफड़े आएंगे बाहर, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इसमें टच नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आर्कियन चट्टान समझ में आ रहा है। इसी को हम लोगों ने, याद करो, कुछ शील्ड के नाम से समझाने की कोशिश की थी, आर्कियन युग में बनी हुई थी। तो ये जो आर्कियन चट्टान है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये है अरावली का आधार नंबर 1। ये 1 नंबर पूरा का पूरा आर्कियन चट्टान का बना हुआ है। इसे आर्कियन रॉक भी कह सकते हैं। राजस्थान में इसे क्षेत्रीय भाषा में भिलवारा नीस कहते हैं। क्या कहते हैं? भिलवारा नीस कहते हैं। अब नीस क्या है, शिष्ट क्या है, क्लियर कर चुका हूं मैं पहले ही। तो भिलवारा नीस कहते हैं। अब इस भिलवारा नीस, देखिए 1 नंबर पूरा आपका भिलवारा नीस है। इस भिलवारा नीस के 2 हिस्से, एक नीचे वाला दिख रहा है, एक नीचे वाले का नाम रखा सदमाता। क्या नाम रखा? सदमाता कॉम्प्लेक्स। तो अरावली का जो आधार है, जो नींव है, वो वास्तव में सदमाता कॉम्प्लेक्स नीस से बनी हुई, इसका क्षेत्रीय नाम रखा गया सदमाता कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर आते हैं जो ये पूरा आर्कियन ही चल रहा है, ऊपर वाले का नाम रख दिया गया मंगलवार कॉम्प्लेक्स। क्या नाम रख दिया गया? मंगलवार कॉम्प्लेक्स। तो हमने कौन सा वाला लेयर कंप्लीट कर लिया है? नीचे ए नंबर। तो इसकी दूसरी लेयर भी यहां पे मैंने तैयार कर दी, ये बी, और ये पूरा का पूरा नंबर 1 तैयार हो गया सर। अब इसके ऊपर अगला तुम पर्वत बनाओगे तो ये तुम्हारा नंबर 2। इसके कितने हम लोग रेंज करेंगे? 3। अरे बोलो रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 3 जो रेंज कर रहे हो, इसमें देखो ये दूसरा नंबर, देखो ये दूसरा नंबर, ये पूरी दूसरे नंबर को नाम देते हैं इसको आरावली सुपर ग्रुप। आरावली सुपर ग्रुप, यानी ये आरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं जो भिलवारा नीस के ऊपर निर्मित हुई हैं। इस आरावली सुपर ग्रुप का जो दक्षिण वाला पार्ट है, ये वाला, ये ए नंबर का, इस लेयर का नाम कुछ रखेंगे हम लोग। कौन से वाले का बेटा? ये वाले का, ये वाले का। बेटा 3D डायमेंशन नहीं बना सकता हूं, इमेजिन करना। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं। तो इसका नाम रखा गया, जो नीचे सबसे ए है, डेलवारा ग्रुप की चट्टान है। तो कल को कोई पूछ दे डेलवारा ग्रुप की चट्टानों का संबंध किससे है, मुस्कुरा के जवाब देना अरावली से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अरावली की धरातलीय संरचना। मैंने कल कहा था अरावली पढ़ेंगे तो मतलब अरावली ही पढ़ेंगे, तो या तो आज अरावली रहेगा या आप रहोगे। तो यहां पर डेलवारा ग्रुप किसका? नंबर 2 का ए। अब नंबर 2 के बाद हम किस पे आएंगे? तो बोलोगे सर नंबर 2 के ए के बाद आओगे नंबर बी पर। तो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला जो मैंने ऐसे पॉइंट किया है, ये बी है। इसका नाम है देवरी ग्रुप। इसका नाम क्या हो गया है? देवरी ग्रुप। अब ऊपर गए नंबर सी, दूसरे का नंबर सी, लास्ट परत है ये वाली, ये दिख रही है आपको, नंबर सी दूसरे का। इसका भी कुछ ना कुछ हमें नाम रखना पड़ेगा। तो हम इसका नाम जो है वो किस प्रकार से बुलाएंगे? तो बोलेंगे झोराल। क्या बोलेंगे इसको हम? झोराल ग्रुप। झोराल ग्रुप। तो ये जो हमको दिख रहा है कि सबसे पहले आर्कियन यानी कि भिलवारा नीस, उसके 2 पार्ट हुए, उसके ऊपर तैयार हुई अरावली की सुपर ग्रुप, उसके 3 पार्ट हुए। अब नंबर तीसरा, जो पूरा का पूरा नंबर तीसरा जो दिख रहा है लेयर, इसका नाम है दिल्ली सुपर ग्रुप रॉक्स। बोलते हैं ना दिल्ली क्रम की चट्टान है, यही है दिल्ली क्रम की चट्टान है। तो अरावली के ऊपरी क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें मिल रही हैं हमको? दिल्ली क्रम की चट्टानें मिल रही हैं। इसके भी हम लोगों ने कितने टुकड़े कर दिए सर? इसके हमने 3 टुकड़े किए। सबसे नीचे वाला सेम उसी पैटर्न में, जो नीचे वाला है इसका नाम हम लोगों ने रखा रियालो श्रेणी। क्या रखा हम लोगों ने? रियालो क्रम की चट्टान या रियालो श्रेणी। बीच वाले का नाम रखा हम लोगों ने अलवर श्रेणी या अलवर क्रम की चट्टान है। और जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये वाला सी वाला, ये है अजबगढ़, अजबगढ़ क्रम की चट्टान है। तो एक बात तो यहां से बहुत पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि अरावली की अगर हम धरातलीय संरचना की बात करें तो बोलोगे सर जो उसका
प्लेटफॉर्म है, जो उसका आधार है, जो उसका बेस है, वो वास्तव में आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। उसे हम भीलवाड़ा नीस के नाम से जानते हैं। भीलवाड़ा नीस के अंदर नीस होगा, शिस्ट होगा और क्वार्टजाइट होगा। ये 3 क्रम की चट्टानें पड़ेंगी। तो इस प्रकार से है, जरा इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, इसमें थोड़ा सा देखो, ये जो मैंने आपके लिए बनाया है, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है, ये नंबर 1, मतलब ये क्या होना चाहिए नीचे वाला पॉइंट, जल्दी से बोलिए आप लोग। ये आधार, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक आधार क्या होना चाहिए? सर बोलोगे आर्कियन है सर, ये भिलवाड़ा, कौन सा चट्टान है ये? भिलवाड़ा रीस। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये वाली सर अरावली ग्रुप है। अच्छा, और ये वाला यहां से लेकर यहां तक दिल्ली ग्रुप है। तो ये तो ग्रुप हो गया। अच्छा बताइए, ए कौन है? सदमाता। ये बी कौन है? मंगलवार। ये कौन है? डेलावारो। ये कौन है? डेबरी। ये कौन है? झालारो। एफ कौन है? जल्दी बोलो। रियालो। तो जी कौन होगा? जल्दी बोलो। अलवर। और एच कौन होगा सबसे ऊपर? तो एच हो जाएगा तुम्हारा, सामने लिखा है अजबगढ़। अब अगर कोई पूछता है कि अरावली में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, मैं लग रहा बहक रहा हूं मैं, तुम लोग संभालना है ना। और जहां लगे कि समझ से बाहर है, वहीं YouTube अपना बंद करके कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बिल्ली के आने से अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग नहीं जाएगी। जब तक हम उस गुणवत्ता का स्तर लेकर नहीं जाएंगे, आपका मेंस में बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिश करो, चलो कोशिश करो। अब हमने कहा कि बताओ किस प्रकार की चट्टानें पाई जा रही हैं, तो बोले सर अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला आर्कियन, इसमें होता है नीस, इसमें मिलता है सिस्ट, इसमें मिलती है मेटामॉर्फिक। ये 3 प्रकार की चट्टानें यहां पर प्राप्त हो सकती हैं, नीस, सिस्ट, ये दोनों ही मेटामॉर्फिक हैं। चलिए अब बताइए, ये जो दूसरा है अरावली क्रम में किस प्रकार की चट्टानें प्राप्त होंगी, उनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कार्बोनेट, अब आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोनेट क्या चट्टानें प्राप्त होती हैं अरावली में? हाँ, कार्बोनेट क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। क्वार्टजाइट, क्या अरावली में क्वार्टजाइट चट्टानें हैं? बिल्कुल हैं। अगला अगला है तुम्हारा जिसका नाम है टर्बुडाइट। अगला है तुम्हारा टर्बुडाइट। एक और है पेलिटिक। तो ये जो 4-5 मैंने चट्टानें आपको बोली हैं, ये वास्तव में अरावली जो सुपर ग्रुप है उसमें पाई जाती हैं। सर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो चट्टानों पर? क्योंकि खनिजों का संबंध चट्टानों से ही है। खनिज रटने वाली चीज सुनना थी, अलग से वीडियो बनाना है, खनिज पढ़ रहे हैं। अरे मूर्ख हो रहे तुम लोग। खनिज क्या, चट्टान अगर जिसको अच्छे से आगे वो खनिज तो आंख बंद ऐसे सूंघ के बता देगा खनिज मिलेगा। यहाँ पर मेहनत यहाँ करनी है हमको कि ये चट्टानों के नाम अभी कठिन लग रहे हैं, लेकिन इनका संबंध है हरे खनिज से। तो अगर मैं बोलूंगा ये चट्टान है तो आंख बंद बोलोगे यार सर, यहाँ खनिज मिलेगा इसका। आप ध्यान रखना, अरावली में भारत के सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज मिलता है। कई प्रकार के धात्विक खनिज, यहाँ नंबर ऑफ मिनरल्स की बात कर रहा हूं, है ना, क्वांटिटी नहीं, नंबर ऑफ मिनरल्स। कि सीसा भी मिले, जस्ता भी मिले, सोना भी मिले, चांदी भी मिले, कॉपर भी मिले, लोहा भी मिले, नंबर ऑफ मिनरल्स मेटेलिक वाले सबसे ज्यादा अरावली क्षेत्र में मिलता है। इसीलिए अरावली को धात्विक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। कारण समझना, क्योंकि ये चट्टानें पाई जा रही, चट्टानों की विशेषता होगी। जब मैं आपको चट्टान पढ़ाऊंगा तब दिमाग खुलेगा कि हाँ सर सिर्फ चट्टानों का ही खेल था, बाकी तो बता दो चट्टान कहाँ उत्तर मिल जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि वास्तव में यहां पर किस प्रकार की चट्टानों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अच्छा, अगला जो तीसरा है, ये कौन है? दिल्ली प्रकार की समूह चट्टान है। इस दिल्ली प्रकार की समूह की जो चट्टानें हैं, इसमें आता है आर्गेसियस, आर्गिलेसियस चट्टानों का क्रम है, वॉल्केनिक चट्टान और मैफिक चट्टान। ये 3 क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं दिल्ली समूह की चट्टानों में।
आप ध्यान रखना है, वॉल्केनिक का मतलब वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाली इग्नियस रॉक से बिल्कुल नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कल की क्लास में पढ़ा था कि जब हमारा भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से टकराया था तो किलिमंजारो और कीनिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे। उन्हीं वॉल्केनिक इरप्शन से वॉपर के साथ आने वाला डस्ट से निर्मित चट्टान है, एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आएगी और मेटामॉर्फिक बन चुकी है। तो इसको कतई इग्नियस रॉक ना माना जाए, भले ही वॉल्केनिक लगा हुआ है आगे। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, इसको मेरे को लग रहा है आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो पुश करो वीडियो, सोचो, फिर आगे देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सर यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि आपने चट्टानों का जो क्रम समझाया है। अब थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ वापस से। फ्लैशबैक में ले जाने का कुछ कारण भी है, उसको समझें। ये आपका अफ्रीका है। याद करो, यहां कल आपका प्रायद्वीपीय भारत हुआ करता था, याद है? इस प्रायद्वीपीय भारत में यहां पर पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि निर्मित हुई थी। कैसे हुई मुझे नहीं मालूम, आप फिर से कल का वीडियो देख के समझें। इस पूर्वी अफ्रीका के टक्कर से यहां आरावली बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। उसके बाद पूर्वी घाट के बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ये भी अवशिष्ट पर्वत हो गए हैं वर्तमान में। तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर अरावली ओरोजेनिक बेल्ट का उदाहरण है तो क्या, सॉरी, पूर्वी घाट अगर ओरोजेनिक बेल्ट का उदाहरण है तो क्या अरावली भी ओरोजेनिक बेल्ट का उदाहरण होगा? बिल्कुल हाँ, अरावली ओरोजेनिक बेल्ट का ही उदाहरण है, जिस प्रकार से पूर्वी घाट का बलित पर्वत। फिर हम लोगों ने यहाँ पे धारवाड़ के फोल्ड बनाए थे, याद है? और फिर हमने बनाया था यहाँ पे सतपुड़ा, कुछ याद आ रहा है? फिर हम लोगों ने बनाया था विंध्याचल, कैसे बनाया था? समुद्र में डुबा के, याद आ रहा है कुछ? फिर हम लोगों ने कहा था कि ये वापस से टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा ऊपर की ओर मूव हुआ था। वापस से टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा ऊपर की ओर मूव हुआ था। भयंकर गर्मी है रे, मन घबरा रहा है गर्मी से, पंखा भी चालू नहीं हो सकता। तो अब ये देखो यहां पर मानकर चलना ऐसा। ये कौन है जल्दी बोलो? सतपुड़ा। ये कौन है जल्दी बोलो? विंध्याचल। इधर कौन है तुम्हारा? पूर्वी घाट। किससे जाके ऊपर टकराएगा? हिमालय से। टक्कर से ये भ्रंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो किस प्रकार के फॉल्ट का निर्माण होगा? नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, पेंच, कानन, ऊपरी गोदावरी और दामोदर इत्यादि नदी घाटियों का निर्माण होगा। तो इसका मतलब सतपुड़ा और विंध्याचल से नया है नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी बनने के बाद बना हिमालय, और हिमालय के बाद बना उत्तर का मैदान। इसलिए उत्तर का मैदान सबसे नवीन स्थलाकृति मानी जा सकती है। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। उत्तर के मैदान में भी एक होता है तराई, एक होता है भावर, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। बताओ सबसे नया कौन होगा इनमें से? कमेंट में जवाब देना। इधर देखिए आप लोग, ये वाला हिस्सा, यहां पर अरावली था क्या है? अभी अरावली दिख रहा है आपको? अब जरा बुद्धि का प्रयोग करके जवाब देना मुझे। आप 3-4 क्वेश्चन निकल रहे हैं कि जब तुम्हारे भारत नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो रहा था, टक्कर से जब ये भ्रंशन हुई, तो इन भ्रंशन में कठोर पिंडी वाले पेड़ अंदर गए होंगे। उन्हीं पिंडी के पेड़ों से यहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ कार्बोनिफेरस के बाद। और ये पूरा भारत का प्रायद्वीप गोंडवाना का है। तो तुम कहोगे कि यहाँ गोंडवाना क्रम के कोयला पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है समझ में आ रहा है? पर एक बात समझ में नहीं आएगी सर, विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है, और भारत का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। वो क्यों? केवल जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, कुछ टुकड़ों में हमें एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। तो आप इसका जवाब ये दोगे, बोल देना कि पहली बात तो ये कार्बोनिफेरस में कोयला बनना शुरू हुआ, भारत का बिल्कुल नया है। इसका मतलब जो कोयला बनने का प्रोसेस है उसमें जो वेपर है, जल की मात्रा है, वो पूरी तरह से भी सूखी नहीं है। दूसरा, हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। उष्णकटिबंध में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, तो सूखने का भी चांस मिल रहा था, वो भी नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप मैं ये कह सकता हूं कि अभी भारत के गोंडवाना का कोयला पूरी तरह से पका नहीं है। इसीलिए भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाएगा। केवल जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट प्रकार के कुछ टुकड़े प्राप्त होते हैं, उससे हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, इतना बड़ा है। इसीलिए हम लोग कोयला का आयात करते हैं बड़ी मात्रा में। अब अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट है अरावली का, जब ये बन चुका है अरावली, यहाँ पर कैसे विस्तार है वो हम लोगों ने समझ लिया था। ये जो अरावली हमको दिख रहा है, इस अरावली में
जब यहाँ टक्कर हुई थी हिमालय से, तो ये पूरा अरावली वाला क्षेत्र जल में मग्न हो गया था, राजस्थान और गुजरात वाला। जब ये जल में मग्न हुआ तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बनेगा, समझना बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट बेटा ऐसा बन रहा है। वास्तव में ये कच्छ का जो तुम्हें क्षेत्र दिख रहा है, ये पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, वो इस प्रकार से संलग्न नहीं था। फिर ऊपर से यहाँ एक सिंधु नदी आकर गिरती थी, कहाँ, कच्छ की खाड़ी में। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन हकीकत यही है। आज जो सिंधु नदी मकरान तट पर गिर रही है पाकिस्तान कराची से होते हुए, वो पहले हमारे भारत के कच्छ के रन में गिरा करती थी। तो जब वो कच्छ के रन में गिरी तो उसने कई सारा डेब्रिज लेके आई, कई सारा अवसाद लेकर आई, और उस अवसाद को उसने यहाँ पर भर दिया। और जैसे वो यहाँ पर भरेगी तो हमारा अब भारत का वर्तमान स्वरूप प्राप्त होने लगा। भरने से ये जो तुम्हें कच्छ का रण है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगा। प्लस जो हमारा ये डेब्रिज वाला हिस्सा दबा हुआ था, ये वाला अरावली का, ये कई सालों तक दबा रहा, और जब यह पूरब में जाके टकराया तो ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठा। यहां पर जब ये दबा हुआ तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा ऊपर की ओर उठ रहा होगा, ऐसे देखो, ऐसे टकराया तो ये ऊपर उठा। तो जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट है, वास्तव में वो कोई पर्वत नहीं है, वो एक कगार है जो सागरी प्लेट के अवतलन से और स्थलखंड के उत्थान से निर्मित हुआ है। कोई ऐसा साइन या चिन्ह प्राप्त नहीं होता है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वहां पर कोई बलित पर्वत था या वहां पर कोई भ्रंश पर्वत है। वास्तव में वो एक कगार है जिसका निर्माण अवतलन और उत्थान से हुआ है। पश्चिमी घाट क्या है, एक कगार है। जब ये पूर्वी घाट से टकराती है उत्तर पूर्व में प्लेट, तो ये वाली प्लेट ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई तो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया ऊपर आ गया। और इसका ऊपर आने से क्या फायदा हुआ इसका, हमें शायद सरस्वती नदी इसी कारण से गायब हो गई, जो भी प्रोसेस रहा उसका अपहरण कर लिया यमुना नदी ने, ऐसा माना जाता है। तो ये दबे हुए क्षेत्र में माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डेवलप हुए, और जिन्होंने हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया, और इसीलिए इस क्षेत्र में पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। जैसे कि राजस्थान का मंगला, राजस्थान का ऐश्वर्या, ये बाड़नगर क्षेत्र, ये सब क्यों पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये समुद्र के नीचे दबा रहा था। कौन, राजस्थान और गुजरात। जब इधर का प्लेट टकराया हमारे हिमालय से, वो शट डाउन, ध्यान है कुछ, शटिंग डोर वाला कॉन्सेप्ट कुछ याद नहीं है तुम लोगों को। ये संगपुष्पी पिया करो तुम लोग, संगपुष्पी पियोगे तो कुछ दिमाग चलेगा, है ना। मेरे को नहीं लग रहा कि टिका पा रहे हो दिमाग में मेरी बातों को। और ये जो, मैं बुरा मत मानना, आप लोग जो कमेंट करते हो उसमें गुड मॉर्निंग लिखने से अच्छा है आप सीधा अपना सवाल लिखा करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो अगले वीडियो में मैं उस चीज़ को रिपीट कर दिया करूँ, है ना। स्मार्ट बच्चे की तरह बिहेव किया करूँ। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो समस्या है वो सीधा लिख दो, नहीं तो वीडियो पे बना, अब ये प्रीमियर वीडियो है, मतलब बन पहले गया है, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। उस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है आप लोग, अच्छे बच्चे इस चीज़ को नोट करें। चलिए, तो यहाँ पर गए तो ये असम वाला एरिया भी पानी में सबडक्ट हो जाएगा, तो असम वाला सबडक्ट होगा तो यहाँ पे भी पेट्रोलियम प्राप्त होगा, डिगबोई इत्यादि क्षेत्र में। तो क्यों पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है ये तो मोटा मोटा हमें समझ में आ गया है, और कुछ कॉन्सेप्ट इसके हमने समझ लिए। थोड़ा सा और समझना तुम्हें मजा आ जाए। ये जो अरावली है ना, इसका विस्तार वास्तव में अरब सागर तक था। टूट फूट के अरब सागर पर द्वीपों का निर्माण हुआ, लक्षद्वीप। अब बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, लक्षद्वीप तो कोरल निर्मित द्वीप है। तो मैंने कब मना किया, लक्षद्वीप तो कोरल निर्मित द्वीप है, पर कोरल के लिए जो प्लेटफॉर्म आएगा वो हवा में थोड़ा ना बनेगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए कोई इंच जमीन चाहिए ना। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण हुआ है वो अरावली के अवसादों से हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमें काठियावाड़ प्लेटू पर गिरनार, मांडव, वर्धा, ये सब पहाड़ियां मिलती हैं गुजरात में। काठियावाड़ में गिरनार, मांडव, वर्धा, ये वास्तव में अरावली का ही हिस्सा थी, पर दक्कन ट्रैप के लावा निस्पेदन से इनको ढांक दिया गया और विच्छेदित हो गई। तो आज ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में प्राप्त हो रही हैं। पर ये ध्यान रखना कि वास्तव में किसका डिवीजन था, ये अरावली का। अब चलिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हमारा अरावली के निर्माण से संबंधित कॉन्सेप्ट हो गए। अब अगला हमारा है विशेषताओं के बारे में। तो जो विशेषताएं की क्लास होगी अब उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कैसे क्या होगा ना, समझना। विशेषताएं कैसे, कितनी विशेषताएं, 10 15 20 विशेषताएं बता रहा हूं, तो मैं जितनी समझ में आए तुम उतना नोट डाउन कर लेना। चलिए, नीचे कौन है, बोलोगे पालनपुर गुजरात। नीचे क्या है भैया, ऊपर कौन है, बोलोगे दिल्ली, दिलवालों की।
अच्छा, ये कौन है तुम्हारा? बोलोगे ये हमारा सर आरावली है। अच्छा, कितने श्रेणियों में डिवीजन हुआ है इसका? नीचे वाली जरगा, बीच वाली हर्षनाद, ऊपर वाली दिल्ली। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम बोलो, तो बोलोगे सर सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? 1722 मीटर। किस श्रेणी में है? तो बोलोगे सर जरगा श्रेणी में है। किस जिले में है? तो बोलोगे सर सिरोही जिले में है। हमको मालूम है कि सिरोही से स्टार्ट होता है। सबसे ऊंचा कौन सा वाला पार्ट होगा? जरगा वाला पार्ट होगा। यहीं पर हमारा क्या बसा हुआ है? माउंट आबू है। यहीं पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर माउंट आबू। लिख नहीं रहा हूं, समझ जाओ क्या मिलेगा? माउंट आबू। किससे संबंधित? जरगा पहाड़ी से। अच्छा, किस प्रकार के मंदिर हैं? जैन मंदिर है। किस, क्या नाम है? दिलवाड़ा। किसने बनाया? बिमल शाह ने। चलिए, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, वो समझना आप लोग। आरावली का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला, इसका नाम है राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर मरुस्थलीय क्षेत्र। और जबकि जबकि आरावली के इस प्रकार से संलग्न है, यहां पर ये इस प्रकार से संलग्न है आरावली के पूर्वी मैदान। क्या संलग्न है आरावली के? पूर्वी मैदान। क्या लिख के आओगे तुम लोग मैप में और क्लास में? क्या लिख के आओगे जरा देख के हो तो। आरावली राजस्थान के बांगर मैदान को राजस्थान के पूर्वी मैदान से अलग करता है। बिल्कुल सही दिख रहा है। इसी अरावली के पूर्वी मैदान के दक्षिण पूर्व में एक पठार मिलता है। उस पठार का नाम है मेवाड़ का पठार। इसका नाम हमने क्या रख दिया है? मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ के पठार से संलग्न है यहां पर हड़ौती का पठार। क्या संलग्न है? हड़ौती का पठार। जरा मैप में देखकर बताओ। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि मेवाड़ का पठार अलग, जो मेवाड़ का पठार अलग करता है या तो आरावली को या पूर्वी पठार को। किससे? हड़ौती के पठार से। और हड़ौती का पठार वास्तव में कुछ नहीं है, मालवा का एक्सटेंशन है। कहां पर? राजस्थान में। मालवा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली। कारण बताओ? बेसाल्टिक लावा। कब उद्वेलित हुआ? मेसोजोइक के क्रेटासियस में। तो इसका लावा का एक्सटेंशन कहाँ हो गया? हड़ौती में। तो हड़ौती में भी किस प्रकार की मृदा होगी? काली में। इतना ध्यान रखना है कि हड़ौती पूरी तरह से किस राज्य में है? राजस्थान में है। ये जो मेवाड़ का पठार आपको दिख रहा है, इस मेवाड़ के पठार से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बनास। ध्यान रखना, नदी का उद्गम कहां से होगा? आरावली से। बनास नदी का उद्गम कहां से है? आरावली से। किस पठार से होकर निकल रही है? मेवाड़ के पठार से। मालाबार के पठार पर एक जगह है इंदौर के पास महू में, जाना पाऊ पहाड़ी। इस जाना पाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। और यह नदी बनास चंबल के दाईं ओर से जाके सहायक बनेगी। चंबल बाद में जाके यमुना की सहायक बनेगी और यमुना बाद में जाके गंगा की सहायक बनेगी। ध्यान से देखो, गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक बनास। तो वास्तव में ये किस प्रकार का नदी तंत्र तैयार हुआ? गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। अरे हाँ या ना? इधर आके देखो, अरावली के पश्चिम में यहां से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। यह लूनी नदी रन ऑफ कक्ष में जाकर समा जाती है। यह भारत की अंतःप्रवाह नदी का उदाहरण है। मतलब ना तो किसी की सहायक बन रही है और ना ही किसी सागर महासागर में गिर रही है। तो लूनी कैसी नदी का उदाहरण है? अंतःप्रवाह नदी का उदाहरण है। पर प्रॉब्लम समझना इस चीज के लिए, ये जो आरावली आपको दिख रहा है, इस आरावली का ये पश्चिम हिस्सा जहां मैं उंगली कर रहा हूं, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। बताओ कहां पर पश्चिमी हिस्सा? मेरी तरफ इधर पूर्वी, इधर पश्चिम। तो जो नदी इधर बह रही है ये गंगा नदी तंत्र है और इधर जो बह रही है लूनी नदी तंत्र है। तो आरावली की वजह से गंगा नदी तंत्र, लूनी नदी तंत्र का पानी मिल नहीं पाता। इसीलिए आरावली को जल विभाजक की संज्ञा भी दी जाती है। आरावली जल विभाजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गंगा नदी तंत्र को लूनी नदी तंत्र से अलग करता है। तो कई सारी विशेषताएं हैं जो स्पष्ट हो रही हैं। अगर आरावली लिखने के लिए आ जाए तो आप उन विशेषताओं में लिख सकते हो, आरावली मेवाड़ के पठार को या हड़ौती को या पूर्वी मैदान को राजस्थान के बांगर मैदान से अलग करता है, गंगा नदी तंत्र को लूनी नदी तंत्र से अलग करता है। अगला, ये आरावली जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, समझना भैया आप लोग थोड़ा सा, ये हमारा क्या है? आरावली। आरावली के जो पश्चिम वाला क्षेत्र है,
यहाँ से 40 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा निकलती है। और ये जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, यानी कि इस पूर्वी मैदान से 60 डिग्री सेंटीमीटर की वर्षा रेखा निकलती है। और जबकि इसके बीच से ऊपर से 50 सेंटीमीटर, डिग्री बोल दिया गलती समझना, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निकलती है। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसके पश्चिमी भाग में है, इसीलिए यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी, पर्णपाती कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी, जबकि पूरब में अपेक्षाकृत अर्ध शुष्क जलवायु होगी और पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां होंगी। तो इससे ये समझ में आया कि अरावली के पश्चिम में वर्षा कम है, पूरब में वर्षा ज्यादा है, इसीलिए अरावली जलवायु विभाजक का भी कार्य कर रही है। 3 पॉइंट सीखे आपने। पहला अरावली जल विभाजक है, दूसरा अरावली जलवायु विभाजक है, तीसरा अरावली बांगर के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करता है। बांगर के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करता है। चलिए, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कितनी श्रेणियों में है? 3 श्रेणियों में। विस्तार कहां से कहां तक? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जैसे में ऊंचाई में कमी आती जाएगी। निर्माण कब हुआ था? अजोइक के प्रेटरोजोइक में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, जरा एक बार इस पर नजर मार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है आपका। चलिए, और भी कई सारी इसमें विशेषता है। क्या समझाया था कि इसे धात्विक खनिज की प्राप्ति होने के कारण इसे धात्विक खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब इसमें कई सारे जिले हैं, जैसे उदयपुर में लोहा मिलता है, सीसा मिलता है, जस्ता मिलता है, बांसवाड़ा में सोना मिलता है, झुंझुनू में तांबा मिलता है, सीकर में लोहा तांबा मिलता है, खनन के लिए जावर, खेतड़ी और इत्यादि प्रकार के यहाँ पर तुम्हें खाने भी मिलती हैं। तो इसकी ये विशेषता भी है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। कई सारे नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है, कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़ है, रणथंभौर है, ये सब नेशनल पार्क यहाँ पर अवस्थित है। इनकी ये भी विशेषताओं में इसको इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। इसके अलावा हमको ये भी मालूम है कि जो पश्चिम का जो मरुस्थल है, पश्चिम के मरुस्थल से, जैसे ये मान लो, इधर देखो आप लोग कि ये तुम्हारी अरावली है और ये वाला एरिया कौन सा, जल्दी बोलो, मैदान है तुम्हारा पूर्वी का, और ये तुम्हारा मरुस्थल है। इस मरुस्थल से धूल धक्कड़ उड़कर आती है छोटे छोटे बालू के रूप में, लॉयस के रूप में, और पूरब में आके घाटियों का निर्माण करते हैं। घाटियां कैसे बनेंगी? ऐसे, ये रेत के टीले हैं, ये टीला बीच में घाटी। तो अगर नदी के द्वारा घाटी बने तो नदी घाटी, ग्लेशियर के द्वारा बने तो ग्लेशियर घाटी, और वायु के द्वारा बने तो वायु घाटी। तो बताओ, वायु घाटी अरावली के पश्चिम में मिलेंगी कि पूरब में मिलेंगी? पूरब में मिलेंगी। किस मैदान में? पूर्वी मैदान में। बनती कहाँ से है? पश्चिम से धूल उड़कर आती है, उससे हमारी इन प्रकार के घाटियों का जो है कि वो निर्माण हो जाता है। इसके अलावा और भी जो फैक्ट हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो लिखा जा सकता है। जैसे अरावली और विंध्याचल का जो संक्रमण क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर के रणथंभौर के पास प्राप्त होता है, और यहीं पर रंगीन पहाड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि डूंगरपुर तथा जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसके आसपास अगर आप देखते हो तो उसका एक नाम रखा गया है। उस नाम के आधार पर वहाँ पर मेवल क्षेत्रीय लोग उसको मेवल के नाम से जानते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के आसपास। ऐसे ही जो उदयपुर का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है उसे हम लोग मगरा के नाम से जानते हैं, जबकि अरावली का जो कटा फटा क्षेत्र है उस कटे फटे क्षेत्र को हम लोग भाकर इत्यादि के नाम से जानते हैं। कई सारे इसमें विशेषता हैं जो हम इसको पुट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप भी इनपुट डालिए तो उस चीज़ों को हम लोग बड़े आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरावली की और भी कोई गौड़ पहाड़ियाँ हैं क्या? तो अरावली की गौड़ पहाड़ियों का मतलब है कि अरावली के अलावा जो इसका विस्तार है उनके गौड़ पहाड़ियों के नाम अगर पूछ दिया जाए तो हम एक बार इसको चाहो तो सुन सकते हैं, तो आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। और नदियों के बारे में भी आपको लिखना है कि अरावली से ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो इस नदियों का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है।
तो नदियों के बारे में भी आपको लिखना है। अगर आप चाहो तो इसको होमवर्क के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं चाहो तो इसको हम लिखवा देते हैं। जैसे लूनी, खारी, सोकरी, बनास, साबरमती इत्यादि जो नदियां हैं, ये नदियां सभी अरावली से संबंधित हैं और अरावली के क्षेत्र से ही निकल रही होती हैं। अरावली के कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, उन दर्रों को भी हमें इस प्रकार से समझना होगा। दर्रों को समझना होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अरावली क्षेत्र में दर्रों को नाल के नाम से जाना जाता है। जैसे फुलवारी की नाल, नाल मतलब दर्रा, केवड़ा की नाल, नाल मतलब दर्रा। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है समझना कि किस जिले में है। आपको अगर पूछा जाए कि दर्रा किससे संबंधित है, तो आप इसमें अगर चाहो तो इस प्रकार के दर्रे यहाँ पे लिख सकते हैं कि फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल ये उदयपुर के दर्रे हैं। फिर गोरा घाट दर्रा, कमली घाट दर्रा, पीपली दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, ये सब जो राजसमंद क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद सुरा घाट दर्रा, शिवपुर दर्रा, उदयवारी दर्रा, ये सब अजमेर क्षेत्र में आने वाले दर्रे हैं। तो इन दर्रों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज़्यादा कुछ हमें समस्या नहीं है, बस सुन लो एक एक बार कि ये दर्रे हैं। अगर एमपीपीएससी में राजस्थान के दर्रों का कोई काम तो नहीं है, पर मान लो आप कोई राजस्थान दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो इस हिसाब से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमें पढ़ना है कि कौन कौन से इसके पठार होते हैं। हमने यहाँ पे लिखाया था आपको कि इसके पठारों के नाम बताओ। तो एक है तुम्हारा जिसका नाम है देशहरे पठार। देशहरे पठार वास्तव में जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी के बीच में प्राप्त होता है। ऐसे ही राजसमंद झील के पूरब में एक पठार है जिसे हम लसाड़िया का पठार के नाम से जानते हैं। भौराट का पठार भी है। भौराट का पठार अरावली संबंधित है और जरगा इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। वास्तव में भौराट का जो पठार है वह है उदयपुर और राजसमंद दो जिलों के बीच में स्थित है। उदयपुर में जो है वो गोमुंद पहाड़ी और राजसमंद में जो है वो कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र में ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कौन कौन से पठार इसमें अवस्थित हैं और इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है। ऐसे ही उड़िया पठार, चिड़िया टूक पठार, इन पठारों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे पठार हैं इस पूरे क्षेत्र में जिसको हम लोग समझ सकते हैं। आबू का पठार, इनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए अरावली की विशेषताओं में वहां पे किस प्रकार की जो फसल सबसे ज्यादा होती है अरावली क्षेत्र में, तो बोलोगे मक्का की फसल सर्वाधिक ज्यादा होती है। अच्छा, मृदा कैसी पाई जाएगी, तो पर्वतीय लाल मृदा प्राप्त होती है। वनस्पतियां कैसी हैं, तो यहाँ पे मिश्रित पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां। वर्षा कितनी होती है, तो 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और खनिज अधिकतम कैसे पाए जाते हैं अरावली क्षेत्र में, तो धात्विक प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। तो ये मोटा मोटा हमने क्या समझा, परिचय, निर्माण, विस्तार, विशेषताएं और जो इनकी गौड़ पहाड़ियां थी, दर्रे थे, नदियां थी और पठार, इनके बारे में हमने विशेषताएं। चलिए अब एक चर्चा करते हैं कि अरावली का क्या महत्व है। अरावली के महत्व में ध्यान रखना कि यह पूरे भारत का लगभग 3.95% फॉरेस्ट यहाँ पर कवर है। इसलिए अरावली का महत्व अगर आप देखोगे वानस्पतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा हो जाता है, जो इसके सॉइल को इरोशन करने से रोकती है। दूसरा, यहाँ पर धात्विक खनिजों की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है, तो जो आर्थिक महत्व को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा होता है। वहीं अगर आप देखोगे तो अगर अरावली नहीं होता तो पश्चिमी राजस्थान का पूरी तरह से एक्सटेंशन आज पूर्वी मैदान और मेवाड़ के पठार क्षेत्र में हो चुका होता, जो कि पहले से ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं से घिरा हुआ है। वहीं अरावली का एक और ये है कि यहाँ से नदियों का उद्गम भी है थोड़ा बहुत, और पर्यटन स्थल की दृष्टि से भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो एक बहुत बेसिक से महत्व है जिनको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते थे और हमने समझा भी है। अब है कि अपर्दन का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अपर्दन के प्रभाव को हम कैसे इस चीज को समझ पाएंगे, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज का विषय है। अब इस अपर्दन में जो है, इसमें ये है कि लगभग 31 से ज्यादा जो हमारी पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां लगभग यहाँ पर विलुप्त हो चुकी हैं। 31 पहाड़ियों से ज्यादा पूरा कटाव हो चुका है पूरे अरावली का। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इस क्षेत्र में ये फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा लियोपार्ड, गोल्डन जैकास, नील गाय इत्यादि जानवर विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से, या आंशिक रूप से थोड़े बहुत रह गए हैं। तो इसका प्रभाव जो फ्लोरा और फोना है उस पर पूरी तरह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं यहाँ पर सावी नदी, साखी नदी, लूनी नदी, यहाँ तक कि बनास नदी भी सूखने के कगार पर आ चुकी है। जल स्रोत इतनी बुरी तरह से सूख रहा है। और एक और समस्या है इस क्षेत्र में कि जो 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 माइनिंग की जा रही है, उस माइनिंग से जो अवसाद निकल रहे हैं उनसे झीलों का भी पटाव हो रहा है। तो झीलें भी भरती जा रही हैं और दूसरे नए गड्ढे खुदते जा रहे हैं, जिनके लिए जल की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। इस क्षेत्र में हम इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वहां पे आपको अप्लाई करके लेके आना है। कई सारे जैसे बदखाल झील है, पूरी तरह से सूख चुकी है। बदखाल झील उत्तर पश्चिम में यहाँ पर स्थित है, पूरी तरह से सूख चुकी झील है और वहां के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन करेगा इन समस्याओं के समाधान के बारे में, ये पॉइंट भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्रशिंग और माइनिंग, बड़े बड़े मशीन जो पत्थरों को तोड़कर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो खनिज होते हैं वो पत्थरों की नसों में भरे होते हैं। उनको क्रश करके पहले कच्चा माल निकाला जाएगा, फिर उसका दोहन किया जाएगा। तो इतना डस्ट पार्टिकल निकलता है कि वहाँ पूरे लोग प्रदूषण से इस क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं, एक प्रकार से ये कहा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न पूरा बदला हुआ है माइनिंग के कारण। तो नदियों ने अपने मार्ग भी बदलने शुरू कर दिए हैं, जो भविष्य में जल समस्या के रूप में प्रकट होंगे। अच्छा, ये सब जो समस्या है, इसका जो कारण है वो कारण क्या है? इसकी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, उसने वहाँ के राज्य प्रशासन को ही बहुत बड़ी भूमिका मानी है कि 2011 से लेकर 2017 तक 5 तक लगभग 81 लाख मिलियन टन धात्विक और अधात्विक खनिजों का दोहन हुआ है। और वो दोहन भी पूरी तरह से इलीगल था, सरकार ने उसमें कुछ भी नहीं किया। दूसरी समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पर लीगल और इलीगल जो टेंडर हैं, उन टेंडरों में अंतर ही नहीं हो पाता है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि बिना रिन्यू किए हुए यहाँ पर टेंडर का काम चल रहा है और लोग माइनिंग या टेंडरिंग कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा है, इसका कारण ये कहा जा सकता है। दूसरा, वहाँ के लोगों को अपने जलवायु या पारिस्थितिक स्थिति की कंडीशन से भी सहमति नहीं है, इसका ये कारण ऐसा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रशासनिक विवाद की अगर बात होती है तो प्रशासनिक विवाद क्या होगा? देखिए, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया था, प्रमुखतः हरियाणा से संबंधित ये केस था कि अगर राज्य माइनिंग करना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए। ये उन्होंने सीधा सीधा इस चीज़ के लिए फोकस किया था। ये कब की बात है? ये बात है तुम्हारी 1992 के आसपास की। फिर 1994 में ये उन्होंने कहा था सुनवाई करते हुए कि जो लीज है, वहाँ पे माइनिंग के लिए लीज ली जाती है, उसको रिन्यूअल नहीं प्राप्त होना चाहिए, ऐसा 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया। फिर 2002 में हरियाणा के खिलाफ उन्होंने माइनिंग बेस्ड जो भी कंस्ट्रक्शन थे, स्पेशली फरीदाबाद के आसपास, उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक विवाद का विषय हुआ। फिर बाद में हमको मालूम है कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने आके उसकी परिभाषा ही बदल दी थी। इसको माइनिंग करने के चक्कर में बोल दिया कि 100 मीटर से अगर छोटी होगी कोई भी स्थलाकृति, उसे हम पहाड़ी नहीं मानेंगे। तो आरावली की पहाड़ी की श्रेणी से वो बाहर हो गया, तो माइनिंग करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। आप भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए, भारत में तो शुरू से ही होता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने के प्रयास तो शुरू से ही होते रहे हैं। इसके अलावा देखो कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः रोक लगा दी थी और 2018 में फिर से उसके प्रति सुनवाई की गई है। कुल मिला के इसका विवाद है वो चर्चा में है। आप इस पर फोकस रखते रहिए और करंट के हिसाब से जो भी क्लासेस जो भी टीचर ले रहा हो उसके हिसाब से उसको फॉलो करते जाइए। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप अच्छे बच्चे हैं, नेट पे इसका बहुत अच्छा से मटेरियल मिल सकता है। मैंने डायमेंशन दे दिया, आप इसको कर सकते हैं। कैसे इसकी समाधान किया जा सकता है? पहली तो जनता की सहभागिता हमें बढ़ानी पड़ेगी इसके समाधान के लिए, और दूसरा तुमको एक और ध्यान रखना पड़ेगा, सहभागिता बढ़ाने के लिए जागरूकता का बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा यहाँ पर है कि साइंटिफिक माइनिंग करना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक माइनिंग अगर होगी तो यहाँ पर शायद है कि ये थोड़ा बहुत पर्यावरण संतुलन हो सके। आप ये समझिए कि लगभग अरावली का 30% तो खत्म ही हो चुका है, आप ऐसे मानिए। तो समय अगर नहीं देखा गया तो लगभग पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा अरावली से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अरावली कब निर्माण हुआ? अरावली का कुछ क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। अरावली का निर्माण प्रीटेरोजोइक में। अच्छा, अरावली किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? मालूम है। कितना विस्तार है? मालूम है। क्या ऊंचाई है औसत? मालूम है। कितनी श्रेणियों में बटा हुआ है? मालूम है। कितने राज्यों में है? मालूम है। जो भी मेरे से संभव हो पाया मैंने सब आपको बताया। चलिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, सम्मान करिए सभी का। आपको कहीं से भी कुछ सीखने को मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए। आलोचनात्मक दृष्टि से देखना सबको बंद कीजिए। आपके काम का है तो यूज करो, काम का नहीं है तो उसकी तारीफ करते हुए आगे निकल जाओ। अच्छे छात्र की यही निशानी है। जय हिंद, जय भारत।